सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और जो हमारा भी अपना आकलन है, जो सब पूरा स्टेट से हमने अलग अलग अपने सिस्टम से लिया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है और बहुत आराम से सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। सर, एग्जिट पोल देख के भी थोड़ी संतुष्टि हो रही है? निश्चित रूप से जब अधिकांश सर्वे में एक ही बात आ रही है एग्जिट पोल में कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और सरकार बन रही है, मैं निश्चित रूप से इस बात से संतुष्ट हूँ। आखिरी सवाल सर, गुजरात में क्लियर विन दिखा रहे हैं बीजेपी की एग्जिट पोल। ये स्वाभाविक रूप से गुजरात एक तरफा चुनाव है, वहाँ दूसरी पार्टियां वहाँ पर बहुत पीछे हैं। कांग्रेस बहुत नीचे आएगी, आम आदमी पार्टी थोड़ा सा अपने वोट लेगी जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पार्टियां बहुत पीछे रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ ऐतिहासिक जीत होने वाली है। हमने भी वहाँ पर चुनाव में जाकर के देखा कि बहुत जबरदस्त माहौल है। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਫ ਫਾਈਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਹੈ। नहीं, ये बात तो सही है कि गुजरात में जो बीजेपी के आसपास नहीं है कोई भी पार्टी, और पार्टी का जो बेस है, पार्टी का संगठन जो है वो गुजरात में इस तरह से टूटा है कांग्रेस का कि वहाँ कुछ नहीं कर सकते लोग। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेतृत्व, और जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात प्रोफेसर साहब ने कही है वो सही है कि इस सरकार का, इस केंद्रीय सरकार का जो फोकस है वो सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है। और उसका इम्पैक्ट अगर हिमाचल में पड़ता है कि हिमाचल में कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन और आम किसानों को जो नुकसान पहुंचता है, तो हिमाचल में भाजपा को नुकसान पहुंच सकता है, वरना नहीं। क्योंकि भाजपा ने शुरू से तैयारी जरूर की थी, संगठन रूप से भाजपा बहुत आगे थी कांग्रेस के मुकाबले। कांग्रेस हिमाचल में अगर हारेगी तो सिर्फ एक ही कारण से हारेगी कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, जो कि रिसोर्सेज पूरी तरह वो झोंक नहीं सके इसमें। बीजेपी ने हर तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है। सुशील जी, जो मेरे सहयोगी गौरव ने बात की कि वहां पे जो पंजाब में जैसे था आपस में लड़ाई झगड़े, कांग्रेस के लीडर जो अलग अलग चलते हैं, क्या ये फैक्टर भी प्रभावित कर सकता है कांग्रेस को हिमाचल में? देखिए, हिमाचल में हमेशा ही जो पिछली बार को छोड़कर जब 2017 का इलेक्शन हुआ था, वो एक मौका ऐसा था जब कांग्रेस ने अपने नेता का नाम दिया था कि वीरभद्र सिंह दोबारा बनेंगे जी। लेकिन उस समय भी वीरभद्र ने साफ कह दिया था कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे खाते सारे बंद हो चुके हैं, ईडी का पूरा दबाव है। ईडी का दबाव इस बार भी था प्रतिभा सिंह जी पे, क्योंकि वो केस अभी भी चल रहा है जी। तो अंदर खाते क्या बात राजनीतिक रूप से चलती है और मुख्यमंत्री किस तरह से दावे से कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, इसमें कई बिटवीन द लाइंस हम पढ़ सकते हैं। लेकिन जहां तक देखा जाए, बीजेपी ने बहुत संगठित रूप से ये कार्य किया है, लेकिन इसके जो निचले कार्यकर्ता थे, जब टिकटें बदली गई, निचले कार्यकर्ता सामने आए या नहीं आए, उन्होंने अपने लोगों का साथ दिया या नहीं दिया, ये मार्जिन पे डिपेंड करेगा। मार्जिन कितने थिन
उससे भाजपा या कांग्रेस जीतेगी, ये मैं आप को बता मैं एक और चीज जाननी चाह रहा हूं, ये ऐसी 1.5 दर्जन जो सीटें कांग्रेस ऐसी हैं, की मिनिमम 18 सीटें ऐसी हैं आप जो जिसमें जिक्र कर रहे हैं कि पता लग कांग्रेस के पाएगा। पास एक एज रह सकता है या फिर ऐसी आवाज थी, इसके पीछे वजह क्या एंटी इनकम्बेंसी है या फिर आपको लगता है कि कुछ और फैक्टर भी थे जिसकी वजह से ये सब कुछ तस्वीर वहां पर एंटी नजर आई? इनकम्बेंसी तो थी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इस तरह से थी कि अफसरशाही पर सारा दारोमदार एक तो कोविड के कारण भी हो सकता है, क्योंकि कोविड में जो घोषित इमरजेंसी थी वो सारा डिप्टी कमिश्नर्स के हाथ में या ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में सारा एडमिनिस्ट्रेशन था जी। तो राजनेता की किसी की नहीं सुनते थे। राजनेता में ये राजनेताओं को तो सिर्फ कहा जाता था कि भी अब हम इस उसमें ये करने जा रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ बताया जाता था कि जी इस सिचुएशन में ये किया जा सकता है। ये एंटी इनकम्बेंसी तो साफ नजर आ रही थी, क्योंकि जिस तरह से मुखर होके ये ओपीएस वाले और जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी थे, ये कुल मिलाकर अगर 2 लाख के करीब भी होते हैं तब भाजपा को खतरा हो सकता है। और अगर ये इनको भी बांट दिया है भाजपा ने या इनके रिसोर्सेज ने, तो भाजपा सत्ता में आ सकती है, वरना आवाज तो कांग्रेस की फेवर में। मतलब कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि ओपीएस का पूरा मुद्दा ये डिसाइडिंग फैक्टर है इस बार के इलेक्शन का? जी बिल्कुल सही बात। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ 2012 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ 2 ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ ਪਟਾਕ ਕਰਕੇ। ਚੰਨੀ ਇਧਰੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੜ ਜਾ ਪਿੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਤੇ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਾਡਰ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈਫਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਗਲਤ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤਾਂ 21 ਬੰਦੇ ਪੈਰਲਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ 5 ਲੀਡਰ 5 ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੰਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਜ ਜਾਏਗਾ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਝਾੜੂ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਜੇ ਉਹ 5% ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀਆਂ ਆ, 4 ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ।